तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि अगर आप किसी से प्रेम में हैं, किसी से आप प्यार करते हैं या फिर करती हैं, तो कम से कम आपको अपने प्यार पे, अपने उस रिश्ते पे, अपने उस प्रेमी पे, अपने उस प्रेमिका पे भरोसा होना चाहिए। आपको उसके प्रति एक विश्वास होना चाहिए कि ये जो कहेगा वो सही कहेगा, मेरा अपना है, मेरे साथ छल नहीं करेगा, मेरे साथ गलत नहीं करेगा। इसके साथ ही अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपको किसी काम से प्रेम है, आपका कोई शौक़ है, आपका कोई सपना है, तो आप अपने उस काम के पीछे भागिए, अपने सपने के पीछे भागिए। क्योंकि सपना पूरे होने के बाद जो सुख, जो संतुष्टि मिलती है, शायद वो सुख, वो संतुष्टि दुनिया की किसी दौलत में नहीं, किसी और सुख की चीज़ में नहीं। और ऐसी न जाने कितनी मोटिवेशनल बातें आपने सुनी होंगी, जिसे लगता होगा सुन के कि शायद ये बात सही है, मुझे सपने के पीछे भागना चाहिए, मुझे अपने प्रेमी प्रेमिका पे भरोसा करना चाहिए और तमाम ऐसी चीज़। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज की जो कहानी है, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद आपकी सोच के आयाम को बदल देगी। इन सारे मुहावरों का, इन सारे मोटिवेशनल स्पीच का जो आपके दिमाग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा, जो एक छाप होगी, उन सारी छाप को, उन सारे इम्पैक्ट को आज की कहानी बदल के रख देगी। चूँकि आज की कहानी में न केवल एक लड़की का कत्ल हुआ, बल्कि एक लड़की के साथ साथ उसके भरोसे का, उसके पैशन का, उसके सपनों का भी कत्ल हुआ। और कत्ल की एक ऐसी वजह निकल के सामने आई कि शायद कई सदी में, 10, 20, 50 साल की बात ही करना गलत है, कई सदी में ऐसा कत्ल और इस वजह से कत्ल न इससे पहले कभी हुआ था और ईश्वर ना करें कि इसके बाद कभी हो। दरअसल आज की कहानी साल 2009 की है, साल 2009 में रसिया की है। इसी रसिया में एक लड़की जिसका नाम करीना, 1993 में उसका जन्म होता है। घर में और कोई था नहीं, उसकी माँ नादिया और एक बेटी। अब नादिया अपनी उस बेटी के साथ अपने जीवन को गुजारती है। जितनी सारी खुशियाँ, जितनी सारी चीज़ें, जो सारे रिसोर्सेज अपने उस छोटी सी बच्ची को प्रोवाइड कर सकती थी, नादिया करती है। करीना भी धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के साथ साथ बचपन से ही बेहद खूबसूरत देखने में भी, और पहनावा ओढ़ावा और स्मार्टनेस जो एक होती है, वो सारी चीज़ें इस करीना में थी। थोड़ी सी बड़ी होती है, स्कूल में जाती है और स्कूल में जो इसकी माँ की उम्मीद थी कि मेरी बिटिया पढ़ने लिखने में कुछ अच्छा करे, अच्छा नाम करे, टीचर अप्रिशिएट करे, तारीफ़ करे, जाती है और माँ की उम्मीद से ज़्यादा करीना खरी उतरती है। करीना जितने नंबर उसके माँ सोचती है उससे ज़्यादा नंबर लाती। टीचर भी उतनी तारीफ़ करते कि माँ को खुद शक हो जाता कि क्या ये सही कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। टीचर को भी उस बिटिया पे गर्व था कि ऐसी स्टूडेंट बहुत कम आती है। पढ़ाई में भी अव्वल थी, स्पोर्ट में भी अव्वल थी, पूरे सोशल वर्क में अव्वल थी, बात व्यवहार, तमीज़, अदब, लिहाज, मानो एक ऐसी लड़की थी जिसमें कोई कमी ही ना हो। उसी हिसाब से परफेक्ट बोलने में, उसी हिसाब से पहनावा ओढ़ावा, उसी हिसाब से सबसे मिलने में उतनी ही मिलनसार, उसी हिसाब से पढ़ने में भी, उस हिसाब से खेल कूद में भी। माँ भी एकदम खुश थी कि चलो बिटिया एक ही है लेकिन इतनी अच्छी है कि इसकी वजह से आज तक मेरा सर जो है कभी शर्म से झुका नहीं। माँ और बेटी अब एक दूसरे के साथ रहते हैं। माँ दिन भर इधर उधर काम करती, जैसे तैसे करके जो कुछ पैसे मिलते उससे अपना पेट पालना, अपनी बेटी का पेट पालना, ये सारी चीज़ें करती रहती। और जो करीना थी उसके भी ऐसी कोई आदत या फिर ऐसा कोई शौक़ था नहीं जिससे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हों। महज पढ़ने में ध्यान लगाती, खेलने कूदने में ध्यान लगाती और अपनी माँ के पास टाइम बिताती। धीरे धीरे वक्त गुजरा, जो करीना थी थोड़ी सी बड़ी हुई और बड़ी होने के साथ साथ उसने एक शौक़ पाला। दरअसल अब करीना जब बड़ी होती है तो करीना को कविता लिखने का बहुत शौक़ था। आए दिन एक डायरी लेके उसमें अपनी पोएट्रीज़ लिखती, कभी अपनी माँ के ऊपर लिखती, कभी समाज के ऊपर लिखती, कभी आसपास के लोग, दुनियादारी और टीचर्स, स्कूल के लोग, अपने दोस्त, इन सारी चीज़ों पे लिखती। लिखने के बाद बड़े खुशी मन से अपने माँ को सुनाती कि माँ मैंने आज ये लिखा है। माँ भी सुनती है। सुनने के बाद माँ का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि देखो मेरी बिटिया पढ़ने में भी अच्छी है और स्पोर्ट में है ही, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी इसके अंदर जो है वो भी इतनी अच्छी है। स्कूल में भी सुनाती है, सारी चीज़ें करती है, वहाँ से भी इसे अप्रिसिएशन मिलता है। अब आए दिन ये कविताएं लिखती, डायरी पे डायरी ये लिखी जा रही थी। थोड़ा सा वक्त गुजरा, अब इसे लगा कि थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह भी सुनना चाहिए।
म्यूजिक का भी टेस्ट इसने किया, अपने यहाँ का जो भी उनके यहाँ का म्यूजिक था रसिया का उसको सुना, और तमाम तरह की म्यूजिक सुनने के बाद फाइनली इसने एक टाइप का म्यूजिक सेलेक्ट किया। अब उस म्यूज़िक को ये आए दिन ये मोबाइल में सुनती, आए दिन टेलीविज़न पे सुनती, और इस म्यूज़िक का नशा इस कदर इस लड़की के दिमाग पे चढ़ा कि अब इस म्यूज़िक के बारे में ये रिसर्च करने लगी, और साथ ही साथ ये पढ़ाई लिखाई खेल कूद और कविता इन सारी चीज़ों को साइड करके अब इसके दिमाग में यही था कि जल्द से जल्द मैं कोई म्यूजिशियन बनूं, कोई सिंगर बनूं, और पूरा दुनिया मेरे नाम की एक मुराद दे कि एक लड़की है जो इतना अच्छा गाती है, सारी चीज़ें हों, फेम मिले, नाम हो, पैसा हो, रुतबा हो। रिसर्च करती है, रिसर्च करने के बाद सारी चीज़ें और करती है, आए दिन कंसर्ट में जाती और ऐसी जगहों पे जाती जहाँ म्यूज़िक प्रोग्राम हो, जहाँ पे ऑडिशन वगैरह लिया जाता, वहाँ भी जाते। और इसी रिसर्च के दौरान इसको एक लड़के का नाम पता चलता है। दरअसल इस लड़के का नाम मैक्सिम था। अब करीना 16 साल की, मैक्सिम 20 साल का, एज में डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं। और इस लड़के के बारे में सबसे अजीब बात थी कि ये लड़का आम लड़कों जैसा नहीं था, यानी अजीब सा कपड़ा पहनना, अजीब सा हुलिया बना के रखना, अपने आप को वैम्पायर जैसा दिखाना, आंखों के नीचे अजीब ढंग से काजल लगाना, अजीब सा दांत बनवाना, ब्लैक कलर की लिपस्टिक लगा के चलना और हाथ में ब्लैक कलर के नेल पेंट लगाना, यानी अपने आप को एक साक्षात वैम्पायर यानी एक रक्त पीने वाला चमगादड़ दिखाने की कोशिश करता। बात होती है दोनों में रिसर्च के दौरान एक दूसरे से ऑनलाइन ही मुलाकात होती है। उसके बाद मैक्सिम बताता है कि फ़ला जगह एक प्रोग्राम होगा, वहाँ पे मैं आऊँगा, तुम भी आओ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अब मैक्सिम ऐसा बोलता है तो जो करीना थी वो भी खुश हो जाती है, चूँकि दोनों चीज़ें उसके इंटरेस्ट की थी। पहला उसे मैक्सिम में इंटरेस्ट था, दूसरा उस म्यूज़िक प्रोग्राम में इंटरेस्ट था। जाती है करीना, वहाँ पहुँचती है और जैसे ही मैक्सिम को देखती है मानो करीना अपने आपे से बाहर हो गई। मैक्सिम उसे इतना अजीब लगता है और अजीब के साथ साथ इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि इस तरह से कपड़े कैसे पहना है, इस तरह से बोल कैसे रहा है, इस तरह से अजीब ढंग से मेकअप कैसे किया है। अब करीना मैक्सिम के प्यार में एक तरह से पागल हुई। मैक्सिम से बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ। मैक्सिम भी कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग साथ में रहते हैं, तुम भी इसी बहाने कुछ सीख जाओगे, मुझे भी एक फीमेल पार्टनर मिल जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को बात करने लगते हैं। अब आए दिन ये चोरी छुपे मैक्सिम से मिलने भी जाती, आए दिन उसके साथ उसके रूम पे जाती और सारी चीज़ें जो कुछ हो सकती थी वो सारी चीज़ें करती। लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, छुपाए छुपता नहीं। और इसी बीच इस बात की भनक करीना की माँ नादिया को लग जाती है। अब माँ को भनक लगी और माँ ने जैसे उस लड़के की तस्वीर देखी तो माँ की तो मानो रूह काँप गई कि कैसा अजीब लड़का है, इस तरह से हुलिया बना के रखा है, अपने आप को वैम्पायर दिखा रहा है। अब माँ कहती है कि इस लड़के से तुमको ना आज के बाद मिलना है, न इस लड़के से तुम्हें कोई कांटेक्ट रखना है, तुम्हें दोस्त बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है तो कोई ठीक ठाक बनाओ, जो हम जैसा दिखता हो, हम जैसा हुलिया रखता हो, कम से कम इंसानों वाला हुलिया हो। अब माँ का ऐसा आदेश था तो करीना कुछ बोलती नहीं, माँ से कहती है कि ठीक है। लेकिन माँ से तो कह दिया, लेकिन मन में प्यार भरा पड़ा था। अब अपनी माँ के चोरी ये अपने उस बॉयफ्रेंड से मिलती और उसको बोल देती है कि ऐसा फ़ोन करना और प्रयास करना कि तुम फ़ोन मैसेज ना करो, मैं अकेली होंगी तो तुम्हें फ़ोन मैसेज करूँगी, चूँकि अगर मेरी माँ जानेगी तो गुस्सा होगी, नाराज़ होगी, और मैं अपनी माँ की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अपनी माँ के चोरी ये अपने उस बॉयफ्रेंड से मिलती। धीरे धीरे वक्त गुजरा। 19 जनवरी साल 2009 ये तारीख आती और इसी तारीख को सारी चीज़ें एज़ यूजुअल जैसा रोज़ होता था वैसे होती है। आती है अपने स्कूल से करीना लौटने के बाद ट्यूशन जाती है, ट्यूशन से भी आती है और कहती है कि माँ आज मुझे जाना है ग्रुप स्टडी के लिए, कुछ देर रहूँगी, रहने के बाद आ जाऊँगी। माँ कहती है कि देखो अब जा रही हो अपनी फ्रेंड के यहाँ तो रात रुक जाना, सुबह 7 बजे आ जाना। अब इतना सुनती है, करीना चली जाती है। जाने के बाद माँ भी खाना वगैरह खा के रात को सो जाती है। सुबह 8 बजे जब माँ उठती है तो देखती है कि करीना लौट के नहीं आई। अब करीना लौट के आई नहीं और आमतौर पे ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो थोड़ा परेशान होती है, गुस्सा भी होती है कि बिटिया अपने मन से हो गई, आ नहीं रही है। करीना को फ़ोन करती है तो फ़ोन लगता नहीं, तो फिर जिस फ्रेंड का नाम इसने बताया था उसको फ़ोन करती है।
फ़ोन करती है, सामने वाला फ़ोन उठाता है, कहता है कि बताइए आंटी। तो ये कहती है कि क्या करीना गई थी, कहाँ है, अभी तक आई नहीं, कितनी पढ़ाई हो रही है। अब इस पे सामने वाला कहता है कि आंटी आई तो थी, लेकिन कल आधे एक घंटे रह के मेरे पास से चली गई थी। बाकी आप एक काम कीजिए, कुछ और दोस्त हैं उनसे पूछ लीजिए, शायद उनके यहाँ गई हो। अब माँ थोड़ा परेशान होती है, परेशान होकर बाकी लोगों से पूछती है, और हर जगह से यही जवाब था कि करीना यहाँ नहीं आई थी। अब जब सारे दोस्तों से और उन हर जगहों पे जब माँ पूछ लेती है जहाँ जहाँ ये जा सकती थी, तब माँ थोड़ा घबराती है और फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाती है, जाने के बाद कंप्लेन करती है, कंप्लेन करके बताती है कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे गायब हो गई है। पुलिस वाले भी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर लेते हैं। रजिस्टर करने के बाद घर पे आते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो कुछ उन्हें लगता है वो सारी चीज़ें करते हैं। एक दो दिन गुजर जाता है और जो करीना, उसका पता नहीं चलता। अब करीना 2 दिन से गायब, माँ बेहद परेशान है। पुलिस भी उस हिसाब से ढूंढ नहीं पा रही थी जिस हिसाब से उसे काम करना चाहिए था। इसी बीच जो उसकी माँ थी, करीना के रूम में जाती है कुछ साफ़ सफाई करने के लिए और साथ ही देखने के लिए कि क्या कुछ हुआ था, कोई लेटर या फिर कोई कागज़ मिल जाए। इसी बीच देखती है कि उसकी बेड पे उसकी डायरी पड़ी हुई है। उसे लगता है कि चलो बिटिया गायब है, उसकी डायरी ही पढ़ते हैं। डायरी खोलती है तो उसमें 2-4 कविताएं लिखी थी, और उसमें से जो लेटेस्ट कविता थी किसी मैक्स नाम के लड़के की थी। अब मैक्स नाम के लड़के की कविता, और कुछ टाइम पहले मैक्सिम जो था उसका बॉयफ्रेंड। माँ को फ़ौरन लगता है कि जो मेरी बेटी है उसने ब्रेकअप किया नहीं, और ये पोएट्री, ये कविता उसी मैक्स के लिए लिखी गई है। अब ये बात जैसे ही माँ को लगती है, माँ फ़ौरन पुलिस वालों को बताती है, लेकिन पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते नहीं। उन्हें लगता है कि ठीक है, लिख दिया होगा, लेकिन महज किसी के नाम पे कविता लिखे होने से पूछताछ करना भी एक तरह से गलत होगा। सामने वाले की तौहीन होगी। अगला एक म्यूजिशियन है, स्टार होने जा रहा है धीरे धीरे। पुलिस वाले इधर उधर की बात करते हैं, बात करके कह देते हैं कि ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। अब माँ के पास इस लड़के का कोई कांटेक्ट भी नहीं था, तो माँ कुछ कर भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर जाता है। 1 हफ्ता गुजरता है और थोड़ा सा और वक्त गुजरता है, और इसी बीच पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि सर यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, लाश बेहद बदबू कर रही है, और जल्द से जल्द आप इसे यहाँ से हटवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब पुलिस वालों के पास लाश का फ़ोन जाता है, पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही लाश को देखते हैं तो लाश बेहद सड़ी गली एक लड़की की थी। अब लड़की की लाश मिलती है, और कुछ टाइम पहले एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये लाश इसी लड़की की हो। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। साथ ही जो कपड़े मिले थे उन कपड़ों को इस करीना की माँ नादिया को दिखाते हैं, और जैसे ही माँ वो कपड़ा देखती है फ़ौरन कहती है कि ये तो मेरी बेटी का कपड़ा है। इतना कहती है, कहने के बाद फूट फूट के रोने लगती है। अब पुलिस वालों को जब लाश मिली तब पुलिस वालों के कान खड़े हुए। अब तक पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद किसी के साथ भाग गई होगी या फिर कहीं और जाके रहने लगी होगी। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसा अक्सर होता है कि बेटी कुछ दिन तक घर पे रहती है, उसका जब मन लगना बंद हुआ तो किसी और के साथ किसी और के घर में शिफ्ट हो गई, और ये चीज़ें आए दिन लगातार होती हैं, तो पुलिस के लिए भी कोई बड़ा मैटर था नहीं। लेकिन अब जब लाश मिली तो पुलिस वालों को लगा कि अब कातिल को ढूंढना चाहिए और इस मामले में मेहनत करनी चाहिए। सारी चीज़ें तो अभी भी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। दरअसल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि इस लड़की के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स गायब हैं जिनका ऐसा कोई यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी उनको बारीकी से सफाई से काट के बाहर निकाला गया है। वो पार्ट उसके कूल्हे के मांस थे, उसके ब्रेस्ट के मांस थे, उसकी गाल की स्किन थी, उसकी जीभ थी, और ऐसे कई पार्ट जिनका ना कोई यूज है, ना उनको कहीं लगाया जा सकता है, ना ही उनको बेचा जा सकता है। यानी जिसने भी काटा था किसी और पर्पस के लिए काटा था। अब ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस वाले पढ़ते हैं, फ़ौरन ही इस मामले को एकदम हाई प्रोफाइल करते हैं। ये मामला भी जब खुलता है तो धीरे धीरे मीडिया इन सारी चीज़ों को बखूबी बताती है कि कैसे क्या हुआ था। अब पुलिस वाले एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, जांच में जुटते हैं। 1 हफ्ता और गुजर जाता है, और इसी बीच एक और लड़की का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाली लड़की अपना नाम बताती, कहती कि सर मेरा नाम एकातेरीना है, मैं इसी करीना की फ्रेंड हूँ और मुझे आपको कुछ बताना है।
इतना कहती है, कहने के बाद अपनी पूरी बात बताती है। और जैसे ही ये लड़की फ़ोन रखती है, फ़ौरन ही दो लड़के, एक मैक्सिम और दूसरा यूरी, इन दोनों लड़कों को पुलिस उठाती है और उठाने के बाद बैठाती है और कहती है कि तुम्हारी सारी कहानी पता है, बस अब सच्चाई बता दो। शुरू में ये दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस है, चाहे तो हलक से हाथ डाल के बात बाहर निकाल लेती है। और ऐसा हाई प्रोफाइल मामला था तो पुलिस वाले भी अब टॉर्चर करने से पीछे हट नहीं रहे थे। लिहाजा अब टॉर्चर करते हैं, मारते पीटते हैं, तो अंत में मैक्सिम और यूरी ये तो कबूलते हैं कि इन दोनों ने कत्ल किया। लेकिन कत्ल क्यों किया, ये कभी कहता है कि यूरी ने किया, यूरी कहता है कि मैक्सिम ने किया। फिर दोनों को पुलिस वाले अलग अलग करके मारते हैं, तब दोनों सच में टूटते हैं और फिर कहानी बताना शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी के हिसाब से जो मैक्सिम था, जो यूरी थी और जो एकातेरिना था, ये तीनों, माफ़ कीजिएगा, एकातेरिना लड़की थी, यूरी लड़का है और मैक्सिम तो उसका बॉयफ्रेंड था। ये तीनों 19 जनवरी साल 2009 को पार्टी करते हैं। पार्टी में फिर बुलाई जाती है करीना भी, चूँकि उसकी गर्लफ्रेंड थी। करीना अपने घर से झूठ बोलती है, वो ग्रुप स्टडी के लिए जाती है। करीना भी वहाँ पहुँचती है, सारे लोग ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद वो तमाम नशे करते हैं जो इन्हें करना चाहिए। ये करने के बाद फिर धीरे धीरे रात चढ़ती है, रात के साथ साथ शराब और शबाब दोनों चढ़ते हैं। अब एकातेरिना को तो ऑफिस जाना था, तो वो कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। यूरी भी अपना ड्रिंक कर रहा है और मैक्सिम और करीना बेडरूम में है। दोनों बेडरूम में हैं। उसके बाद अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। एकातेरिना देखने के लिए जाती है तो यूरी रोकते हुए कहता है कि जाने दो, दोनों कुछ आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा जाना सही नहीं है। एकातेरिना भी कहती है कि ठीक है। उसके बाद एकातेरिना सो जाती है। सोने के बाद फिर सुबह उठती है। उठने के बाद देखती है कि मैक्सिम और यूरी बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं और करीना गायब है। अब करीना गायब थी तो एकातेरिना पूछती है कि करीना कहाँ गई। उसके बाद फिर ये दोनों कहते हैं कि उसका टाइम हो गया था, घर से फ़ोन आ रहा था तो घर चली गई। एकातेरिना को भी लगता है कि चलो ठीक है भाई, पढ़ने लिखने वाली लड़की है, घर चली गई होगी। एकातेरिना जॉब पे चली जाती है, दिन भर जॉब करती है, शाम को लौट के आती है। तब भी देखती है कि मैक्सिम और यूरी सोफे पे बैठे हैं, खाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एकातेरिना आती है, उसका भी प्लेट लगता है, मीट बना था, मीट सर्व किया जाता है। एकातेरिना भी खाती है, खाने के बाद कहती है कि बड़ा स्वादिष्ट मीट था। अब जैसे ही एकातेरिना कहती है, फ़ौरन जो मैक्सिम था वो कहता है कि जानती हुई किसका मीट था। एकातेरिना कहती है कि नहीं। फ़ौरन ये बताता है कि ये मीट करीना का था। और इसी के बाद से एकातेरिना देखती है कि गायब है। उसके बाद फिर ये सारा मामला भी सुनती है। तब एकातेरिना ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि कैसे इन दोनों ने मार के खा लिया। अब पुलिस वाले ये सारी बात जब सुनते हैं, एकातेरिना का बयान पहले से नोट था, तब पूछते हैं कि मोटिव क्या था, आखिर तुमने मारा क्यों। अब इसके पीछे मैक्सिम और यूरी बताते हैं कि दरअसल जिस रात पार्टी हो रही थी, उस रात शराब और ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। यूरी कहता है कि चलो मीट बना के खाया जाए, लेकिन अब मैक्सिम कहता है कि मीट खरीदने कौन जाए, एक काम करते हैं, मीट को घर पे ही लाते हैं। और ये मीट कोई और नहीं, यूरी और मैक्सिम की फ्रेंड या फिर मैक्सिम की गर्लफ्रेंड कहें, करीना थी। करीना आती है। आने के बाद जो ये कमरे में जाती है तो पहले तो मैक्सिम इससे सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद फिर सुबह बुलाता है। जब ये घर चली जाती है तो सुबह फिर बुलाता है और कहता है कि आओ, तुमसे मिलना है। मिलने के बाद फिर वो आती है। आने के बाद फिर से ये सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद कहता है कि चलो तुम्हारे साथ मुझे शावर लेना है। आमतौर पे जो रोमांटिक मूवीज़ वगैरह अगर आप देखते होंगे हॉलीवुड की, तो ये सारी चीज़ें उसमें आम बात होती हैं। फिर करीना और मैक्सिम शावर लेने के लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, करीना अपने आप को मैक्सिम के हवाले कर चुकी थी, पूरा समर्पण था उसका उसके प्रति। दोनों न्यूडली शावर ले रहे हैं। इसी बीच मैक्सिम पीछे से रोमांटिक अंदाज में करीना को पकड़ता है। करीना को लगता है कि कुछ रोमांस कर रहा है और इसी बीच फ़ौरन ही मैक्सिम करीना को बाथटब में धक्का दे देता है। बाथटब में ये गिरती है। फ़ौरन ही यूरी मैक्सिम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। टूटने के बाद उसको डुबो के मार डालते हैं, बाहर निकालते हैं, चाकू लाते हैं और ऐसे मांस
जो इसे मैक्सिम और यूरी को लग रहा था कि ये मांस नर्म होगा, सॉफ्ट होगा, उन मांस के टुकड़ों को काटते हैं, अपने अपने हिसाब से मांस को निकाल लेते हैं, बाकी बॉडी को फेंक देते हैं काट के, और उस मांस को बना के खुद भी खाते हैं और एकतेरीना को भी खिलाते हैं। अब पुलिस वालों के सामने एक ऐसा आदमी बैठा था जिसने महज भूख लगने पे अपनी गर्लफ्रेंड को मार के खा लिया था, वो भी सेक्स करने के महज 10 मिनट बाद। अब ऐसी मानसिकता के इंसान पे पुलिस वाले क्या चार्जशीट लगाएं, क्या धारा लगाएं, उन्हें भी समझ नहीं आता। फिर भी मामला कोर्ट में जाता है और मैक्सिम को 19 साल और यूरी को 18 साल की सज़ा होती है। और इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है और आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो एरोप्लेन उड़ता है, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, फ्यूल होता है, तेल होता है, बैटरी लगी होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी जब उस पर बिजली गिरती है तो आखिर उस बिजली की वजह से कुछ होता क्यों नहीं, टैंक में आग क्यों नहीं लगती और सारी चीज़ें क्यों नहीं होती। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है असगर अंसारी जी ने, विजय कुमार जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, लोगन सान जी हैं। इन सारे लोगों ने सही जवाब दिया और इसका सही जवाब है कि किसी भी जगह पे बिजली सप्लाई होने के लिए एक क्लोज पाथ होना चाहिए, यानी जहाँ से बिजली निकल रही है वहाँ से फिर लौट के आए और एक रिटर्निंग सर्किट भी बने। अगर वो गोल पाथ या फिर क्लोज पाथ नहीं बनता है तो बिजली नहीं लगती है। और साथ ही साथ जो उसके इक्विपमेंट होते हैं हाईली इंसुलेटेड मटेरियल के बने होते हैं, यानी ऐसा पदार्थ जिस पे बिजली का कोई प्रभाव ना हो। और इन चीज़ों को, इन उपकरणों को लगाने से पहले कई बार टेस्ट किया जाता है और कई बार उनको परीक्षा में लिया जाता है, उसके बाद ही लगाया जाता है बाकायदा सर्टिफिकेट मिलने के बाद। साथ ही साथ जो एरोप्लेन की बॉडी होती है उस बॉडी को ऐसा जाली नुमा बनाते हैं, अपर बॉडी को, कि जो करंट गिरती है, जो बिजली गिरती है, वो बिजली यूनिफॉर्मली पूरे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ उसी में ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया, आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल के ऊपर। आज का सवाल है कि आपने अक्सर सुना होगा कि ताजमहल जो है इतनी बड़ी भारी इमारत लकड़ी के पोल्स पे खड़ी है। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन ये बात सच है। तो ऐसा क्या कारण है जिस वजह से इतने सालों से उस लकड़ी पे ये ताजमहल टिका हुआ है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ रात 10 बजे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऐसे ही कहानी के साथ आपके सामने आता रहता हूँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।